नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुशील कुमार प्रयता से में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी लेसन क्लास 9 का ज्योग्राफी लेसन तीसरा चैप्टर अपवाद स्वरूप। मेरे मित्र, हम इसे पढ़ेंगे कि अपवाद स्वरूप किसे कहते हैं। इसमें फिर पढ़ेंगे कि अपवाद स्वरूप के अंतर्गत क्या क्या आता है। मेरे मित्र, हम ये भी जानेंगे कि ज्योग्राफी के अंतर्गत अपवाद स्वरूप होता क्या है। मेरे मित्र, आइए इससे पहले जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए मेरे दोस्त पॉइंट पर आते हैं, है ना। तो आइए, कहता क्या है कि लेसन जो नौवा जो है, सॉरी लेसन क्लास 9 का जो लेसन तीसरा जो है, उस चैप्टर का नाम क्या है, अपवाद स्वरूप नाम है। तो मेरे मित्र, अपवाद स्वरूप होता क्या, देखिए सबसे पहले भी जानिए क्लास 9 का ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी बुक फुल डिस्कशन के साथ में है। अध्याय तीसरा लेसन तीसरा है, अपवाद स्वरूप है। आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, है कि नहीं। और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ। पैनल पीडीएफ, जो पैनल पे जो पढ़ रहे डिजिटल बोर्ड पर, उसको पैनल बोलते हैं, है ना। टेस्ट सीरीज की व्यवस्था होती है, टेस्ट भी होती है, एक चैप्टर का होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। क्लियर, आप किसी और भी फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सफलता की तैयारी पहले क्लासेस के साथ करिए। मेरा मित्र, एड्रेस आप जानते ही हैं, श्रीनगर महादेव घाट में। मोबाइल नंबर भी जानी रहे 9661490573। मैं स्वयं सुशील कुमार हूँ। फोटो भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा फोटो तो हमको भी देखे ही रहे आप लोग। तो मेरा मित्र, आइए पॉइंट पर आते हैं। कहता है पहला पॉइंट है कि अपवाद किसे कहते हैं। सबसे बड़ा तो ये कि अपवाद किसे कहते हैं। तो मेरे मित्र, आपको बता दें कि अपवाद जो होता है वो नदी जो होते हैं उसमें ही प्रयोग किया जाता है। उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो नदी का जो क्षेत्र है ना, उसी को क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं या अपवाद क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लिखा हुआ कि अपवाद एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, ये नदी के बारे में व्याख्या करता है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अपवाद कहते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ, नदी के लिए ये सब किसके लिए प्रयोग होता है, अपवाद नदी के लिए प्रयोग होता है। नदी के आसपास का जो क्षेत्र देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं, अपवाद क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, अपवाद क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि अपवाद क्षेत्र क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि नदी का वैसा क्षेत्र जो आसपास हो या नदी का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, अपवाद क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र, अपवाद क्षेत्र होता है, के लिए उपयोग होता है। आगे क्या कहता है, अपवाद द्रोण क्या होता है मेरे दोस्त। अपवाद क्या होता है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाद द्रोण कहते हैं। अपवाद नदी भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई नदी प्रवाह हो रहा, देखिए यहाँ पर नदी देखिए प्रवाह हो रहा, तो मेरे मित्र नदी जो प्रवाह हो रहा है ये वाला है, जो देख रहे नदी प्रवाह हो रहा, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, अपवाद द्रोण भी कह सकते हैं या अपवाद नदी भी कह सकते हैं। ये सब जो नदी जो देख रहे हैं सब अपवाद नदी के अंतर्गत आते हैं। कौन सा नदी के अंतर्गत आते हैं, अपवाद नदी के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि नदी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वी आकार का होता है। कैसा आकार का होता होगा, वी आकार का होता है नदी का आकार। इसका मतलब यह हुआ कि जो पानी जो बहता है नदी में तो उसका आकार कैसा होता है, वी आकार का होता है। और ये जो क्षेत्र देख रहा है आसपास इधर का जो क्षेत्र देख रहा है, जो नदी में किनारे जो होता है वो सब कोसी के अंतर्गत आएगा, अपवाद के अंतर्गत आएगा। जो देख रहे हैं सब किसके क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, वो अपवाद के अंतर्गत आएंगे। तो दिक्कत आइए पॉइंट पर। नोट में क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी अमेजन नदी की है। इसका मतलब है कि अपवाद जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा किसका है, अपवाद नदी किसका है, तो अमेजन नदी के है। आपको वो जान की जानकारी होनी चाहिए बाबू कि दुनिया का यानी विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है, तो नील नदी है। कौन सा नदी है, नील नदी है। और सबसे चौड़ी नदी अगर बोलता है तो वह है अमेजन नदी। कौन सा नदी है, कौन सा नदी है बोला, अमेजन नदी है। क्लियर, कौन सा नदी है, अमेजन या अमेजन नदी है। तो मेरे भी चौड़ा होने के कारण हम बोल सकते हैं ये वो लंबा है, मान के चलिए लंबा है,
तो ये हो गया नील नदी मान लीजिए, और एक चौड़ा नदी है, बहुत से चौड़ा है, तो चौड़ा जब है तो हम यही तो कह रहे हैं ना अपवाह। अभी तो जस्ट बताए थे कि जो नदी के जो किनारे वाला जो भाग होता है और जो पूरा जो डिग्री देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं, अपवाह क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र किसका है, तो अमेजन नदी का। किसका है? अमेजन नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है बउआ, तो नील नदी है। और सबसे चौड़ी नदी अगर कहता है तो वह कौन सा नदी है, अमेजन नदी। क्लियर? एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो मेरे मित्र गंगा नदी है। कि इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है। शायद इसमें आगे आएगा पढ़ने को, है ना। दूसरी क्वेश्चन है, तब तक आप हमें कमेंट में आंसर बता दीजिए कि दक्षिण भारत के गंगा किन्हें कहा जाता है। दक्षिण भारत के गंगा किन्हें कहा जाता है मेरे दोस्त, आप इसे कमेंट में हमको तब तक आंसर बताइए, है ना। अब देखते हैं कितना होशियार है। आइए पॉइंट पर। क्लियर? अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कर दिया और लाइको कर दिया और शेयरो कर दिया, है ना। आइए अगर पॉइंट पर चलते हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र किसका, अपवाह द्रोणी किसका है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अमेजन नदी का पढ़ा। मगर अभी तो हम बताए, जस्ट बोले कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है बउआ, तो गंगा नदी है। तो हम कह सकते हैं क्या कि भारत की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र किसका है, अपवाह तो गंगा नदी का। अपवाह किसका है, तो गंगा नदी का। किसका है, तो अपवाह क्षेत्र किसका है भैया, गंगा नदी का। क्लियर, है ना। क्यों होगा, क्योंकि आपको भैया अभी तो बताएं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, तो उसी का अपवाह क्षेत्र ज्यादा होगा। सोचने वाला चीज है। इसका आंसर क्या होगा, गंगा नदी होगा। और भारत की सबसे लंबी अगर नदी क्वेश्चन पूछे तो भी गंगा नदी होगा। तो अपवाह क्षेत्र किसके, अगर कोई आपसे पूछे कि ज्योग्राफी में, भूगोल में अपवाह क्षेत्र किसके लिए प्रयोग होता है, तो मेरे मित्र नदी के लिए होता है। एक और बात है, नोट में कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए इसको। अगर कहीं गाँव में चर्चा हो रहा है तो बोलता है कि अफवाह बातों पर ध्यान न दे, यानी कि गलत बातों पर ध्यान नहीं दे, है ना। अफवाह नहीं होता है कि अफवाह उड़ा दिया गया, अफवाह मतलब गलत चीज, है ना, नेगेटिव चीज भी हो सकता है। अफवाह उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। ये सब खैर गाँव वाली भाषा में हो गया, है ना। आइए आगे देखें क्या कहता है। कहता है बउआ आगे कि जल विभाजन, कौन विभाजन, जल विभाजन। एक व्यक्ति ने कमेंट में करके कहा कि हम लिखे कैसे, आप तो बीच में खड़ा रहते हैं। मेरे मित्र जब हम साइड में इधर आ जाते हैं तो उसी समय स्क्रीन को रोक लिया कीजिए और लिख लिया कीजिए। हो सकता है मिस साइड में है तो आप स्क्रीन को रोक कर तभी लिख लिया कीजिए, है ना। अगर बीच में है और आपको अगल बगल नहीं लिखा पाया है तो उस समय अगल बगल लिख लीजिए। मेरे मित्र से हमको बतलाना होगा क्या, ये सब तो आपको दिमाग लगाना ही चाहिए ना। आइए, तो मैं क्या कह रहा था, जल विभाजन क्या होता है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार की उच्च भूमि को ही क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। कौन विभाजक कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। मेरे मित्र आपको पता होना चाहिए कि हिमालय से भी बहुत सारे पर्वत, हिमालय से भी बहुत सारी नदियां निकलती है, हिमालय से भी बहुत सारी नदियां निकलती है। और सभी जो नदी जो धारा जो निकलता है वो एक कई धाराओं में बहते हैं और अलग अलग धारा के अलग अलग नाम है। मेरे मित्र आपको मैं बता दूं कि गंगा भी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। यमुना भी कहाँ से निकलती है, पर्वत से ही निकलती है। आइए उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में अपवाह तंत्र, तो भारत में अपवाह तंत्र क्या है, कहता है क्या कि भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि भारत की नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। किसके दृष्टि से, मेरे इसी के दृष्टि से भारत की नदियों को दो मुख्य वर्गों में जो बांटा गया है वह कौन सी है, अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सा है, एक है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। तो हम कह सकते हैं क्या कि हिमालय से जो नदियां निकलती है, अब कौन कौन सा निकलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियां आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जितने भी नदी है भारत में चाहे पूरे विश्व में, उस सब के सब अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आए। ठीक है कि नहीं, ध्यान सुनिएगा।
जितने भी नदी, चाहे आपके रफीगंज के कौन सा नदी है, दहावा नदी क्यों ना हो, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा, अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो हम यही बात बोले कि दुनिया में जितने भी नदी हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे, अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगे, अपवाह के अंतर्गत आएंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला था, अभी तो जस्ट बोला कि अपवाह तंत्र यानी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत भारत के एक नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक नदी हिमालय के क्षेत्र, दूसरा क्या है भैया, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां क्या होता है, हिमालय की नदियां क्या होता है। तो आपको जानना चाहिए कि भारत के जो नीचे वाला जो छोर होता है ना, उसे क्या कहते हैं बोलो, मोटा मोटी मान लीजिए, मोटा मोटी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मोटा मोटी मान लीजिए। तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या बोलते हैं, हिमालय का क्षेत्र बोलते हैं, यानी हिमालय की जो नदियां होंगी सब ऊपर में, जितने भी सब बहता है ना क्षेत्र, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, हिमालय की नदियों के अंतर्गत आएगा। क्लियर। और नीचे क्या लिखा है, प्रायद्वीपीय नदी, तो ये निकाल सकते हैं कि जो नीचे वाला जो छोर होता है वो कुछ और किसके अंतर्गत आएगा, प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो नीचे जितने भी नदी प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आएंगे। और ऊपर में किसके नदियों के अंतर्गत आएंगे बाबा, हिमालय की नदियों के अंतर्गत आएंगे। तो हम यही कह रहे थे कि दुनिया में यानी विश्व में जितने भी नदी हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगे। क्षेत्र तंत्र सब एक ही वर्ड है। क्लियर, कोई दिक्कत है मतलब। चलिए आइए पॉइंट पर आगे चलते हैं। क्या कहता है आगे बाबू, देखेंगे बोर्ड पर, घर पे जाके लिखिएगा मोबाइल, सबके साथ में मोबाइल जाइए और लिखना, जितना देरी बोर्ड होता है लिखने में नहीं लगेगा हम लोग, हमारे बात को ऐसे भी लिखा हुआ है सबको। आइए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि हिमालय की दो मुख्य नदियां जो है वो कौन नदी है भैया, एक सिंधु नदी है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन नदी है, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। मतलब सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस भाग से निकलती है, उत्तरी भाग से निकलती है ना। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गौर का निर्माण किया है। गौर जो क्या होता है कि मेरे मित्र, जब हिमालय से जब नदियां बहती है तो जो बर्फ जो होता पिघलता है ना, क्या होता है बर्फ जो पिघलता है तो देखिएगा पूरा गड्ढा धारी धारी जैसा बन जाता है जहाँ तहाँ। तो मेरे मित्र टोकरे क्या कहते हैं, गौर जी कहते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब नदी के आकार जैसा लेने लगता है, भी के आकार जैसा लेने लगता है, उसे क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे गौर कैसा होता है, फोटो के हिसाब फोटो से पढ़ेंगे। आगे कहता है हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। बिल्कुल सही बात है, हिमालय से नदी निकलती है और अधिकांश नदियां मेरे मित्र, अधिकांश नदियां कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब ये हुआ कि हिमालय से नदी निकली, बाकी नदी कहीं आगे अंत होगा ना, तो वह सब कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, कौन सी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, पानी है ना। जितने भी नदियां हैं सब के सब कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कुछ नदियां ऐसे जो है अरब सागर में गिरती है, वो पढ़ाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे, वो हम पढ़ाएंगे। जैसे नर्मदा है, ताप्ती है ना, ये सब नदियां हैं कहाँ जो बहती है, कहाँ गिरती है, अरब सागर। कहाँ गिरती है, अरब सागर। कोई दिक्कत, आप लोग बोलिए तो ना, आप लोग कहीं बात रिकॉर्ड होगा नहीं। आइए, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपारदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ से बर्फ पिघलता है, कहाँ से, हिमालय से, तो वहाँ से तेज गति, क्योंकि ढलाव होता है ना, क्या होता है, ढलाव होने के कारण कोई तेज गति से अपारदन करता है। एक क्वेश्चन बनता है कि अपारदन क्रिया किसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन और, निक्षेपण क्रिया किसे कहते हैं। मेरे मित्र, अपने स्थान से कहीं किसी को बहा के ले जाना, उड़ा के ले जाना, वो अपारदन क्रिया कहलाता है। और जहाँ के जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण क्रिया कहते हैं। मतलब फिर से सुनेंगे कि अगर कोई मान के चलिए कुछ भी हो सकता है, बालू भी हो सकता है, इसमें मिट्टी भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। आपकी भाषा में समझने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है
से मान के चले कि गांव में अपना बालू गिरवा रहा है। क्या किया? बालू गिरवाया। एक ट्रैक्टर यहाँ क्या करवा दिया? बालू गिरवा दिया कहीं से। मेरे मित्र ये अभी कहलाएगा निक्षेपण क्रिया। कौन क्रिया? निक्षेपण क्रिया। ये जमा हो गया एक जगह, गिरवाया गया है बालू। अब लेबर मिस्त्री आएगा तो कढ़ाई कहूँ कभी छत बनवा रहा था, इन्हें लेके जाकर बालू उठा के कढ़ाई लेके जा रहा। तो मेरे मित्र अगर यहाँ जमा कर रहा है या कुछ भी कर रहा हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, कौन क्रिया हो जाएगा? ये हो जाएगा निक्षेपण और ये हो जाएगा अपर्दन। क्लियर? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने एक बालू हमने एक ट्रैक्टर हमने क्या किया? बालू गिरवाया, और बालू गिरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हवा सूड़ी आ गया बहुत सारा, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा ले जाके जाते जाते खत्म कर दिए। 1 महीना के बाद पता चला कि आधा ट्रैक्टर बालू हो गया। तो मेरे मित्र हुआ क्या? इसमें हो गया कौन क्रिया? अपर्दन क्रिया हो गया। कौन क्रिया हो गया? आप चल के आते हैं बाहर से, तो आपके पैर में क्या होता है? वो कण होता है, बालू होता है, और क्या होता है? धूरी होता है। तो मेरे मित्र यहाँ इसके नीचे जमा हो रहा है, निक्षेपण क्रिया कहलाएगा। और जहां से उड़ के आ रहा है मेरे दोस्त, वो क्या कहलाएगा? अपर्दन क्रिया कहलाएगा। अब अपर्दन और निक्षेपण समझ में आए, इससे पहले बोलिए। तो हम यही बोल रहे हैं कि हिमालय से जो भी नदियां निकलती है, मान लीजिए तो यहाँ पे बर्फ क्या हो रहा? पिघल रहा। अब पिघल के क्या हो रहा? बह रहा। क्या हो रहा भैया? बह रहा। तो कौन सा क्रिया कहलाएगा? बर्फ यहाँ से चल दिया, अब बर्फ पानी बनेगा, बालू भी होता है, मिट्टी भी होता है, और भी न जाने क्या क्या होता है। तो मेरे मित्र कौन क्रिया कहलाएगा? अपर्दन क्रिया कहलाएगा। कौन क्रिया कहलाएगा? अपर्दन। तो हम कह सकते हैं कि कटना छटना ही क्या कहलाता है? अपर्दन क्रिया कहलाता है। और जमा होना मेरे मित्र क्या कहलाता है? निक्षेपण क्रिया कहलाता है। कौन सा क्रिया कहलाता है? निक्षेपण क्रिया कहलाता है। तो दिक्कत आइए पॉइंट पर। मेरे मित्र हमारे चैनल पर कोई बकवास नहीं होती है। ये नहीं कि खाली टाइम काट रहे हैं, समय काट रहे हैं, लगातार कंटिन्यू जारी है। क्लियर? बस खाली एक ही बात हम बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, नोट्स अवश्य बनाइए। मैं और इसके अलावा कुछ और नहीं करता। आइए पॉइंट पर। क्या समझ में आया? इससे पहले बोलिए। हिमालय जब पिघलता है तो क्या लेकर आते? भारी मात्रा में सील्ट भी होता है एवं बालू भी होता है, उसके साथ संवहन करती है। संवहन मतलब गति करती है, चलती है। क्लियर? तो देखा बायोलॉजी का पॉइंट है, संवहन क्रिया पढ़ना 10 क्लास में। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक आगे देखेंगे, बहुत अच्छा ही पॉइंट है। कहता है कि मध्य एवं निचले भागों में, मध्य का मतलब होता है बीच में, निचले भागों में ये नदियां विसर्ग का निर्माण करते हैं। विसर्ग क्या होता है भैया? सर्ग का मतलब क्या होता है? सांप जैसा। कौन सा जैसा? सांप जैसा। क्या आप लोग समझ में आ रहा है? इससे पहले बोलिए तो हमें आ रहा है समझ में? विसर्ग क्या होता है? सांप देखे हैं मेरे में, सांप एक रहते हैं। तो मेरे मित्र देखिए बी जो लग गया, तो देखेंगे जो ऐसे बन रहा है ना, देखेंगे बोर्ड पर ऐसे बन रहा है ना, देखिए क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। कौन सा नदी कहते हैं? वो विसर्ग नदी। मतलब नहीं समझ में। आगे देखिए बताते हैं, गौखुर झील। कौन सा झील होगा? गौखुर झील। गौखुर के ऊपर गौ मतलब गाय होता है, और खुर के मतलब उसका पैर होता है। मेरे मित्र हम कह सकते हैं गाय का पैर। तो गाय का जो पैर होता है, देखिएगा कभी देखने का अगर मौका मिले तो ऐसा रहता है गाय का पैर। कैसा रहता है? गाय का पैर कैसा? कैसे रहता है? कभी देखिएगा गाय का, बैल का। तो गाय का पैर ऐसा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गौखुर झील। आखिर गौखुर ही क्यों नाम पड़ा? क्योंकि मेरे मित्र ये जो होता है ना, ऐसे गौखुर को मिलने से क्या बन जाता है? विसर्ग बन जाता है। देख रहे हैं बाबू? देख रहे हैं कि नहीं? आप बात रहा कि भैया ऐसे कैसे बन जाता है, तो याद कीजिए, आप अपने घरों पे चलिए, नाली देखे होंगे, चाहे नाला देखे होंगे या नली देखे होंगे, तो नली में जब पानी गिराइए 1 लोटा 2 लोटा या जो भी समझिए आपकी भाषा में, तो पानी आपका ऐसे बहेगा। कभी गौर करके देख लेना। तो मेरे में एक जो नली के एग्जाम्पल बता रहे थे समझने के लिए, तो जो बड़े बड़े नदियां जो होते हैं, बड़का जो बनता है, वो मेरे मित्र किसका निर्माण करता है? विसर्ग का निर्माण करता है, गौखुर झील का निर्माण करता है। कुछ का निर्माण करता है कब? जब पानी कम रहेगा तभी आपको ऐसा पता चलेगा। जिससे आपको धावा नदी में, कौन नदी है? अभी तक कोई टीचर रफीगंज में या कोई भी अभी धावा नदी का नाम नहीं लेता होगा, मगर मैं आपका पहला टीचर ऐसा हूँ जो आपका धावा नदी की मैं चर्चा करके बता रहा हूँ। मेरे मित्र जब नदी में पानी कम जाता है ना, पानी क्या हो जाता है? कम जाता है, तो वो कैसा आपको दिखाई देगा? विसर्ग जैसे। नदी की धारा कैसे बहेगा? ऐसे बहेगा। क्या गलती बता रहा हूँ क्या?
अब बाढ़ आ जाएगा, देखिए आगे लिखा है अपने बाढ़ वाले क्षेत्रों मैदानी भाग में, तो आपको ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, नहीं सब कुछ नहीं दिखाई देगा। किसे दिखाई देगा? क्योंकि पूरा तो लबालब पानी बह रहा है ना, तो ये सब कब दिखाई देगा? जब पानी का लेयर कम हो या पानी कम हो या शुरुआती दौर में पानी पड़ा हो या पानी सूखने वाला हो, खास करके घाव नदी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ये आपको दिखाई देगा। कौन चीज दिखाई देगा भैया? विसर्ग दिखाई देगा, गोकुल झील दिखाई देगा। और जब बाढ़ आ जाएगा नदी में तो ये सब आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आप अपने घर में देखिए, जो नली नाला बहता है घर के अगल बगल पास में, तो खड़ा होकर ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा कि नदी आपका नाला कैसे बह रहा है, वो ऐसे बह रहा है। कभी गौर करके देखने का चीज है, कहीं जाम हो गया है तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे जाम है, मान लीजिए यहाँ से निकलेगा पानी, तो ऐसे करके निकलता है। तो मेरे विसर्ग का मतलब सर्प जैसा लगता है देखने में, सांप जैसा, और गौखुर का मतलब होता है गाय के खुर जैसा निर्माण करते हैं, इसलिए क्या कुछ कहते हैं? गौखुर कहते हैं। यहाँ तक कोई को दिक्कत है, बोलिए कि दिखते दिक्कत है कि नहीं? कभी कभी इसी नलिया में कहीं सांप भी चलता है, छोटा मोटा, तो पता नहीं चलता। मेरे गाँव में सांप फिर है कि नहीं, कुछ कहते हैं सांप फिर। मेरे मित्र भाई, कोई दिक्कत आता है? अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियां का निर्माण करती है। निक्षेपण का मतलब तो बता दें, याद कीजिए, जहाँ पे कोई चीज जमा होता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। और जहाँ पर वहां से हट जाता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। जानते हो बात तो मैं बताऊं, ये बहुत बढ़िया बात है, शायद आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत सारे नदी में देखिएगा कि पानी पड़ा, बाढ़ आया, क्या हो गया? बालू आ गया। क्या आ गया? बालू आ गया। तो मेरे मित्र बालू जो आ गया वो कौन सा क्रिया हो गया? यहाँ पर निक्षेपण क्रिया होगा। कौन सा क्रिया होगा? अब कुछ दिन के बाद जब पानी जब सूख जाता है या कम जाता है, तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं, पड़ोसन होते हैं या जो भी समझिए, वो क्या करते हैं? बालू को उठा के लेके चले जाते हैं अपने घर पर। या बहुत सारे ऐसे भी ट्रैक्टर होता है जो ला के लगाता है और उसमें भरा और बेच दिया। तो मेरे मित्र उठा के जो लेके जा रहा है ना, वो क्या कहलाएगा? अपवर्तन क्रिया कहलाएगा। और बाढ़ से बालू पूरा बिछ गया है, उसे क्या कहेंगे? निक्षेपण क्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत? तो मेरे भी जमा होना निक्षेपण क्रिया, और कट छट जाना अपवर्तन क्रिया कहलाता है मेरे दोस्त। क्लियर? एक बताओ, सुन लीजिए कि जब बाढ़ आती है, क्या बोल रहा हूं मैं? जब क्या बोल रहा होगा? जब बाढ़ आती है, ध्यान सुनिएगा, जब बाढ़ आती है तो नदी का आकार क्या होता है? तो बताएंगे क्या? निक्षेपण क्रिया होता है क्या अपवर्तन क्रिया होता है? ये क्वेश्चन आपसे बताइए आप लोग। जब नदी में बाढ़ आती है तो जो क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है, वो क्या होता है? अपवर्तन क्रिया होता है कि निक्षेपण क्रिया होता है? ये आपसे क्वेश्चन है, बतलाइए। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दुएगो तो है, एगो अपवर्तन है, एगो निक्षेपण है कि नहीं? इसका आंसर मैं आगे बताऊंगा, जस्ट बता दूंगा इसका आगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि किसी नदी में अगर बाढ़ आ गया है तो नदी का जो क्षेत्र है उसमें क्या होगा? निक्षेपण क्रिया होगा या अपवर्तन क्रिया होगी? ये आपसे क्वेश्चन है। क्लियर? ये आप लोग बताइए, अभी आप लोग आता है निक्षेपण। तो क्या होगा? निक्षेपण। मेरे में अपवर्तन क्रिया होगा। कौन सा क्रिया होगा? अपवर्तन क्रिया। कैसे मैं बतलाता हूँ। अभी हमने बोला क्षेत्र के बारे में, तो मेरे में जब बाढ़ आती है ना बउआ, ध्यान सुनिएगा, तो नदी में जब बाढ़ उड़ा जाती है तो कभी सुने होंगे कि यहाँ की मिट्टी क्या हो गया? ढह गया। क्या हो गया? ढह गया या कट गया या छट गया। तो नदी में जब बाढ़ आती है, ध्यान सुनिएगा, तो सुन लीजिए, पहले नदी की आकार इतनी थी, आज नदी की आकार थोड़ा सा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी तेज बारिश, जो तेज वर्षा हुई, जो तेज मिट्टी का जो कटाव कर रहे हैं, यहाँ से कटा थोड़ा सा मिट्टी, कोई यहाँ से मिट्टी कट रहा थोड़ा सा, कोई यहाँ से मिट्टी कट रहा है, कोई यहाँ से मिट्टी कट रहा, तो कट के क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है कि नहीं? तो कौन सी कहलाएगा? कौन सा क्रिया कहलाएगा? अपवर्तन क्रिया कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी का आकार घट रहा कि बढ़ता है? बढ़ता है। क्या होता है मेरे दोस्त? बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? धीरे धीरे नदी का आकार बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अभी तो बताया, हो सकता है बहुत मट्टी के कटाव। क्या है? मान लीजिए पूरा बाढ़ आया, पूरा इधर से मट्टी लेके साफ कर दिया, पूरा सब भाग गया, पूरा इधर है ना, तो मट्टी को कटाव को रोकने के लिए नदी के किनारे क्या लगाया जाता है? पेड़ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो पेड़ लगाया जाता है ना। उसके बारे में चर्चा मैं करूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि नदी का आकार कैसा होता है? पीछे हमने बताया, जस्ट बताया है, नदी का आकार कैसा होता है? आप हमें कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। आइए मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हुआ यहाँ का? नहीं समझ में आ रहा क्या?
आगे देखें, ये कहता है कि नदी जो होते हैं वो पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? डेल्टा क्या होता है? ये तो बड़ा बढ़िया सुंदर वर्ड आ गया। डेल्टा क्या होता है भैया? तो मेरे मित्र, डेल्टा जो होता है ना, वो नदी अगर कहीं प्रवाहित हो रहा हो, क्या हो रहा है? कहीं नदी अगर प्रवाहित हो रहा हो, अब बीच में टापू जैसा छूट गया, एने जल बह रहा है, तो ओकरा कोची का क्षेत्र के डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये देख लीजिए, क्या देख रहे हैं फोटो, कोची है? हिमालय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? हिमालय क्षेत्र है। और यही बर्फ ये सब पिघल के, बर्फ जो टुकड़ा टूट के, देखिए पानी क्या हो गया होगा, आगे प्रवाहित हो रहा है। तो मेरे मित्र, पानी बह रहा है। क्लियर? कोची बह रहा है। तो ये सब देख रहे हैं, कोई बालू भी है, कोई अंकड़ भी है, कोई पत्थर भी है कि नहीं? देख रहे कि नहीं? इसी पे जब चोट मारती है, धीरे धीरे कट के जो भी धीरे धीरे, एक बैक में धीरे धीरे, ये क्या होता है मेरे दोस्त? पानी के बहाव के द्वारा आगे बढ़ते जाता है। और वही जहां जहां जाता है तहां देखते पूरा बालू पसर जाता है। क्लियर? तो पीछे लिखवाए थे कि सिल्ट और बालू का क्या करता है? प्रवाहित करता है। कौन? नदी। कौन करता है? नदी। नदी कभी रुकता नहीं है मेरे दोस्त। नदी से सीखिए, नदी कभी रुकता नहीं है। चाहे कितना उसको बाल्टी से पानी निकाल लीजिए, माल जाल को पानी पिला दीजिए, वो कभी रुकता नहीं है। वो किसी का सुनता भी नहीं। जहां से निकला और जहां उसको खत्म होने की छोर है, वहीं जाकर रुकेगा। इसको कहीं और रुकने का साधन कहीं नहीं। कभी ऐसा सुने कि ना हमको सब लोग शिकायत करता है, तो आज के बाद मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होता है मेरे मित्र। गंगा गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है तो गिरती है। चाहे आप उसमें पानी निकाल लीजिए, चाहे गंगा जल घर लोटा में पैक करके ले आइए, चाहे माल जल के पिला दीजिए, चाहे मोटर से खेत को पटवन कर दीजिए, गंगा नदी रुकती नहीं है मेरे। क्लियर? आइए आगे पॉइंट में आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? वैसे कर देते हैं। बाबू कहता है हिमालय की प्रमुख नदियां। कौन कौन हिमालय की प्रमुख नदियां हैं? तो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये बहुत सारी नदी है। तो प्रमुख का मतलब होता है मेन, है ना? तो कौन कौन है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके बारे में हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? इतना जानिए कि तीनों नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। क्लियर? तो ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। क्या समझ में आप लोग आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना समझ में? आप लोग जो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा से पहले एक बार एक बार ब्लू कलम से स्टार मार के लिखिए, तो एक बार काला कलम से स्टार बना के लिखिए, और जो भी नोट पॉइंट होगा उसे लाल कलम से लिखिएगा और इसको याद कीजिए बबुआ। क्लियर? अब आगे आइए पॉइंट। आगे क्या कहता है बबुआ? सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। बिल्कुल अभी जैसे बताया है, ये नदियां लंबित है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है। सहायक नदियां क्या होते हैं? जो नदी किसी नदी में आकर मिल जाते हैं ना, उसे ही सहायक नदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे मित्र? सहायक नदी कहते हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है मेरे दोस्त, है ना? कोई बड़ी नदियां में आके छोटी नदी आके मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। तो दिक्कत मेरे मित्र, आगे चलते हैं। कहता है टॉपिक का नाम हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। मेरे मित्र, सिंधु नदी की कहानी में पढ़ने जा रहा हूँ। सिंधु नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, मेरे मित्र इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे मित्र अभी तो बता कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट एक तिब्बत कहाँ है? आपसे कमेंट में बताइएगा, आप बताइएगा नहीं। चीन में। कहाँ है मेरे दोस्त? चीन में, है ना? चलिए लिख दे रहे हैं। तो मेरे मित्र सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकलती है। तिब्बत कहाँ भैया? चीन में है। चीन में हिमालय से, तो वहाँ एक जगह है मानसरोवर झील। कौन सरोवर झील? उसी जगह से निकलती है। कौन निकलती है? कौन निकलती है? सिंधु नदी। यह पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। मेरे मित्र, लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गौज का निर्माण होती है। कुछ की निर्माण होती है?
गॉर्ज का निर्माण होती है। मेरे मित्र आगे क्या कहता है, सिंधु नदी बलूचिस्तान में पाकिस्तान में तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है ना। इसका मतलब यह हुआ कि कैसे देखिए, चीन से चला, कौन चला चीन से, सिंधु नदी, और वहां से भारत के प्रवेश कहाँ किया, लद्दाख में। लद्दाख के बाद कहाँ चला गया, पाकिस्तान के जगह जगह कुछ बलूचिस्तान है ना, तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। तो देखिए सिंधु नदी के सहायक नदियां कौन कौन है मेरे मित्र, आइए बोर्ड पर देखेंगे। बाबू कहता है सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन है। सहायक नदी का मतलब सिंधु नदी बह रही है और उसमें कौन कौन आकर मिल जाती है ना। सिंधु नदी अगर बह रहा है तो उसमें कौन कौन नदी आके से मिलती है, ओकरे को कहते हैं लोग सहायक नदी कहते हैं। कौन कौन नदी कहते हैं, वो सहायक नदी। तो आइए देखते हैं। कहता है कि इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर नदी, कौन नदी, नूबरा नदी, श्योक नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब, कोई चिनाव भी पढ़ लेता है, चेनाब नदी, झेलम नदी तथा भुंजा इस नदी में आकर कहाँ मिल जाते लोग, मिलती है। उसे क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। कौन नदी कहते हैं, सहायक नदी। जो किसी बड़ी नदी में आकर मिल जाती है, छोटे छोटे नदियां, उसे क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। क्लियर। तो कौन कौन सी नदी देख ही रहे, लिखा हुआ तो दिक्कत। आगे चलिए, आगे कहता हुआ दीजिए, याद कर लीजिएगा कि सिंधु नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 2900। आगे कहता है लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। मेरे मित्र कराची कहाँ है, आपको कमेंट में बताना है। आपको कहीं कहीं लगता है, हम बोलते हैं कि कमेंट में बताना, तो सोचते होंगे कि लगता है कि सर के आता उता नहीं, इसलिए कहते हैं कि कमेंट में बताइए। मेरे मित्र कराची पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में है। और आगे कुछ कहता है कि पूरब की ओर अरब सागर में कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर। एक मैं याद करा दूं आपको, बहुत लोग को याद है तो अच्छा की बात है, अगर बहुत लोग को याद नहीं तो देखिए याद कर लीजिए। मेरे मित्र ये पहले ए आता था, ए लिख दिए, इन्हें बी आता था, बी लिख दिए। वो दिक्कत हुआ, ए से अरब सागर, बी से बंगाल की खाड़ी। हम कह सकते हैं कि अरब सागर किधर है, पश्चिम की ओर है, और बंगाल की खाड़ी कहने है पूरब की ओर है। जने से सूर्य निकलता है मेरे दोस्त, उन्हें बंगाल की खाड़ी है, और जहाँ जने डूबता है कौन सा सागर है, अरब सागर। पहले ए से अरब सागर, बी तो बंगाल की खाड़ी, और नीचे में कौन से बहुत हिंद महासागर। कौन महासागर है, हिंद महासागर है मेरे दोस्त। क्लियर। तो भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है ना। इसके बारे में आगे बताएंगे कि क्या कहते हैं, फिर वही वाली बात हो जाएगी कि बताए नहीं आगे बढ़ जाए, इसका लगता कि आता नहीं, इसीलिए से करते हैं। मेरे मित्र 3 तरफ से जो घिरा होता है ना, उसे प्रादीपीय कहते हैं। क्लियर। और जो 4 तरफ से जो जल से घिरा होता है उसे कहते हैं द्वीप कहते हैं। कौन सी कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से जल से घिरा उसे द्वीप कहते हैं, जो 3 तरफ से जल से घिरा उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत भी किसका अंतर्गत आता होगा, प्रायद्वीपीय भारत का अंतर्गत आता है। वो आगे बताएंगे कौन कौन आता है क्षेत्र, आगे देखेंगे पॉइंट पर। क्लियर हो गया था। अब अगला टॉपिक का नाम क्या है, अगला टॉपिक का नाम कुछ है, अगला टॉपिक का नाम है गंगा नदी। कौन सा नदी, गंगा नदी। तो मेरे मित्र आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी। आगे देखिए क्या कहता है, इसकी मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री, हिमालय की जगह है, गंगोत्री क्षेत्र से निकलती है। अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है, तब इसे गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 25 किलोमीटर है ना। एनसीईआरटी बुक में 2500 किलोमीटर दिया है मेरे मित्र, 25 किलोमीटर है। कहीं कहीं मोबाइल पर सर्च मारिएगा तो 10 किलोमीटर देगा, यानी कि 2510 किलोमीटर देगा। तो आप याद कर लीजिए इसकी कुल लंबाई कितना है, 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। क्लियर। आगे देखेंगे बउआ, कहता है हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में आ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्वत जो होता है, जो ढलाव जो होता है, यहाँ से छोड़कर ढलाव पर से छोड़कर मैदानी भाग में आ गया, समतल भूमि पर आ गया। क्लियर। आगे कुछ कहता है कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। बिल्कुल सही बात है बाबू रे, बाबू ध्यान सुनेंगे।
हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है, तो मिलते द्वारा कुछ कहेंगे सहायक नदी कहेंगे, कुछ कहेंगे सहायक नदी कहेंगे। वो आगे देखिए आया होगा इसमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती है भाई साहब, देखेंगे कौन कौन सी नदी आकर मिलती है। कौन सी, यमुना नदी आकर मिलती है, घाघरा नदी मिलती है, गंडक नदी, कोसी नदी इत्यादि नदी शामिल है। इसकी सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन इत्यादि शामिल। ये सब नदी आके कहाँ मिल जाती है होगा, गंगा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, नदी के नाम याद करके रखिए। अभी अभी 10 नदी के नाम दे देंगे तो 2 को लिखेगा, वो धावा नदी लिखेगा और उसके बाद ऊपर मुंह चिघोड़ देगा, है कि नहीं। सब कुछ याद रखना चाहिए, 10 को 12 को हर एक चीज का याद रखिए, फूल का नाम, फल का नाम, सब्जी का नाम, फ्लावर का नाम, ये सब याद रखना चाहिए, है कि नहीं। बाकी आप समझ ही रहे हैं, आज के डेट में लोग इतना डिजिटलाइज तो हुआ पर बुद्धि कमजोर होते चला गया। मेरे में ठीक है, अच्छा की बात है। आइए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्लियर, आइए पॉइंट पर आगे देखिए। कहता है कुछ बात कि बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से निकलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा। कहाँ, कौन सी नाम है, सुंदरबन डेल्टा है। और है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं पढ़िएगा। बहुत लोग देखते पढ़ता पश्चिम बंगाल पढ़ते हैं, मेरे मित्र पश्चिम बंगाल होता है। क्या होता है, पश्चिम बंगाल। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। कौन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो दिक्कत आगे आएगी। देखेंगे बोर्ड पर, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। सुंदरबन की कहते क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है ना सुंदर सुंदर पेड़ है, सुंदरी नामक पेड़ पाया जाए। सुंदरबन डेल्टा का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी, देखिए सुंदरी के पेड़ के कारण पड़ा है। यहाँ रॉयल, इसे रॉयल बंगाल भी कहा जाता है, रॉयल बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर नाम सुने हैं, रॉयल बंगाल टाइगर है ना। आईपीएल में होता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, है ना। तो मेरे मित्र रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है इसे, किसे, सुंदरबन डेल्टा को, है ना। सुंदरबन डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो मेरे पास से क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर सुंदरबन डेल्टा कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। क्यों नाम पड़ा, तो सुंदरी पेड़ के कारण, सुंदरी पेड़ के कारण। तो दिक्कत आगे चलिए। टॉपिक का नाम पूछिए ब्रह्मपुत्र नदी। पहला हम लोग क्या पढ़े, सिंधु नदी के बारे में। दूसरा क्या पढ़ा भैया, गंगा नदी के बारे में। और तीसरा क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। कोई दिक्कत, कौन सा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी। यह भी कहां से निकल के देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, तिब्बत बताया था ना, कहाँ, कमेंट में हमको बताइएगा, जस्ट बताया है ना कि मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी भी कहां से निकलती है बउआ, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती, तिब्बत के मानसरोवर झील है, उसी के पूरब तथा सिंधु और सतलुज के नदी के बीच से ही निकलती है। तो दिक्कत आगे कहता है कि सिंधु नदी की, इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है सिंधु नदी की अपेक्षा थोड़ा सा क्या है, अधिक है, ज्यादा है। क्लियर। परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। क्लियर, क्लियर। एक बात बता दूं कि सही मायने में गंगा नदी से भी इसका ज्यादा लंबाई है। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का, गंगा नदी से भी ज्यादा इसका लंबाई है, परंतु भारत में ज्यादा बहता होता नहीं, इसलिए इसको, है ना, इसका भारत में ज्यादा क्षेत्र नहीं बने। क्लियर। चीन में बहता उन्हें, आइए इसमें आता है। बाबू क्या कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग जो है भारत से बाहर में स्थित है ना। इस सही माने में गंगा से भी लंबा है, मगर क्यों नहीं इसका भारत में जोड़ा जाता, क्योंकि भारत से ज्यादातर बाहर में बहता है, इसके लिए इसी कारण हो गया भारत के सबसे लंबा नदी नहीं है। क्लियर। आगे कहता है कि यह हिमालय के समांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर, जगह का नाम पूछिए, एक शिखर है, पर्वत है, नामचा बरवा। नाचा बरवा कर दो कैसे बढ़िया, तो ठीक रहता। नाचा बरवा तो नाच रहा है बरवा, शादी ब्याह के समय देख ही रहे, एकदम दूल्हा दम तक तकाल है, एकदम नाच रहा है, मत पूछिए, एकदम लगा कि एकदम खोलिए जगह से।
नामचा बरवा शिखर, मेरे मित्र उसकी ऊंचाई कितना 7,757 मीटर के पास पहुंच कर यह अंग्रेजी के यू आकार मतलब टर्न लेता, यू आकार में नदी टर्न लेकर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? दिहांग के नाम से। मेरे मित्र की है क्या नहीं समझ में आया है तो भैया, अरे भैया जो ब्रह्मपुत्र नदी जो बह रहा है, मान लीजिए नदी प्रवाह हो रहा है, यही नदी मान लीजिए प्रवाह हो रहा है, तो एक शिखर है नामचा बरवा, मान लीजिए पर्वत मान लीजिए, इधर यू टर्न लेता है, यू टर्न का मतलब क्या होता है, ऐसे एकदम यू जैसा घूम जाता है। तो मेरे मित्र उकरे क्या कहा गया है, यू टर्न, यू अच्छा जैसा ले लेता है, टर्न लेता है ना, कि पर्वत नहीं रहता तो सीधे निकल जाता, ये पर्वत होने का रोक देता है, अगर पानी है पीछे जहाँ पे जगह है वहां से निकल जाता है ना। तो पर्वत का नाम कौन सी है? नामचा बरवा नाम है। कौन बरवा? नामचा बरवा है ना। आगे आगे भैया आगे कहता नोट में पीवीआई का ये कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है बुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है ना। एक बताओ कहता कि बांग्लादेश में, बाबू ध्यान सुनेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से पुकारा जाता है। एक क्वेश्चन आया कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्लियर? आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइए। देखिए आपको कम से कम 10 क्वेश्चन से कम हम नहीं किए होंगे मेरे मित्र। पढ़िएगा तो आप जरूर बता दीजिएगा, इसका आंसर। आइए पॉइंट पर, कोई दिक्कत? आइए पॉइंट पर आगे। हाँ देखिए इसमें एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। आइए क्या जमुना कहा जाता है? कोई दिक्कत? किस नदी को जमुना कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ कहा जाता है? तो बांग्लादेश में कहा जाता है। क्लियर? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में कुछ कहा जाता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। कुछ कहा जाता है। और जबकि तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। और बांग्लादेश में से क्या कहा जाता है? जमुना नदी, है ना। क्लियर? आइए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, मतलब इसमें कौन कौन सा नदी मिलती है? इसका नाम कुछ है दिबांग, लोहित, केनूला एवं दूसरी सहायक नदियों इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। आगे कहता है क्या कि माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। ये क्वेश्चन पूछले है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कहाँ है? तो बताएंगे क्या आप हमें कमेंट में बताएंगे कहाँ है माजुली द्वीप? मेरा मित्र माजुली द्वीप कहाँ है? इतना मैं बता दे रहा हूँ कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। क्लियर? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मेरा मित्र हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो माजुली द्वीप है। कौन द्वीप है? माजुली द्वीप। क्लियर? किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है ना। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि माजुली द्वीप कहाँ है। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। पूर्वी क्षेत्र को एक और नाम है, कौन सा नाम है? पूर्वी क्षेत्र को, भारत के पूर्वी क्षेत्र को एक और नाम से जाना जाता है, उसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब भैया, इसका मतलब यह हुआ कि सेवन सिस्टर किसे कहते हैं? तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में 7 राज्य आते हैं। कौन कौन राज्य आते हैं? 7 राज्य। आप हमको कमेंट में जरूर बताइए कि कौन कौन सा 7 राज्य आता है। बदलाव पाइएगा, चैनल को छोड़ कर देखने लगे कि इतना क्वेश्चन करता है कि बता भी नहीं पाएगा। 7 राज्य के नाम बताना है। क्लियर? आप कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं कौन कौन हीरो है। खाली भगा के देखना है, खाली लिखे से थोड़ी ना हो जाता है। सुनवाऊ हमारे बतिया तब ना है कि नहीं। आगे देखिए, हर साल बारिश के मौसम में यह नदी बाढ़ का कारण बनती है। मतलब कि ये जो नदी जो है, कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। जब जब बारिश होती है तो यहाँ कुछ आ जाता है, बाढ़ का कारण बनती है, जिससे असम और बांग्लादेश में बहुत नुकसान होता है। मेरे मित्र
बिल्कुल सही बात। बिहार की से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिहार में थोड़ी ना बहता, ये तो बहता अरुणाचल प्रदेश में है कि पूर्वी क्षेत्र में। तो आसाम और बांग्लादेश में क्या होता है, इससे बहुत ही क्या होता है, नुकसान होता है। कब, जब बाढ़ आएगा तब। कोई दिक्कत है तो बोलिए कि दिक्कत है। अब इसका आंसर भी इसके चल के लाइन में है, आप देख के बता दीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, भाव कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत में गाद कम होती है, क्योंकि तिब्बत एक शुष्क तथा शीत क्षेत्र है। गाद के मतलब नीचे से मोटा मोटी गदगी नीचे नहीं बैठता है ना। क्लियर, आगे कुछ का तो प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदी याद कीजिए, भारत के दक्षिण में जो भी क्षेत्र में, भारत के दक्षिण में जो भी नदी ये सब आते हैं इधर वाला में, उकरे को कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। कौन नदियां कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। कौन नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। क्लियर, तो आइए इसको प्रायद्वीपीय नदियां भी खींच देते हैं। तो दिक्कत ताकि 10 मिनट क्लास, 5 मिनट 6 मिनट का क्लास चलेगा। आइए ना स्टॉप चल रहा क्लास, कहीं कोई बकवास नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी होता है। आइए भाई साहब, प्रायद्वीपीय नदियां कहता है, प्रायद्वीपीय नदियां क्या है कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। मौसमी का मतलब होता है कि जब जब बारिश होगा तब तक वह नदी बहने का करा, तब तक वह नदी बहता है। मेरे मित्र, बाकी आखिर ऐसा क्यों? तो कहता है कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है मौसमी होती है। इसका मतलब यही होता है कि जब बारिश होगी तब इस नदी में पानी होता है, और जब बारिश नहीं होती है तो धीरे धीरे नदी क्या हो जाती है, सूख जाती है, या धारा के रूप में, पतला धारा के रूप में बहती है ना। आपसे पूछना, आज से 15 साल पहले धावा नदी कभी सूखती नहीं थी। आज से 15 साल पहले धावा नदी कभी सूखती नहीं थी, 15-16 साल पहले कभी सूखती नहीं थी। और एक समय ऐसा भी हो गया है कि थोड़ा सा बारिश होती है तो बारिश पानी भी आ जाता है, और जैसे पानी बंद होता है कुछ महीनों के बाद पानी नदी में, धावा नदी में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय नदियां भी जितने भी हैं वो सब मौसमी नदी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घट कर छोटी छोटी धाराओं में बढ़ने लगता है। अभी तो बताएं कि जब नदी में बारिश नहीं होती, पानी नहीं होती है, तो मेरे में छोटी छोटी धारा बन के क्या होता है, बहने लगता है या सूख जाते हैं। क्लियर, आगे क्या कहता है, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। छिछली का मतलब छोटा होता है ना, पतला होता है ना। तो कहता है कि हिमालय की जो नदियां जो सब लंबा है, हिमालय से जितने भी नदी निकलती है सूख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब बर्फ पिघल के क्या होता है, बहते रहता है, चाहे भले कम क्यों ना बहे, है ना। मगर इसमें कहता है कुछ कि प्रायद्वीपीय नदी जितने भी हैं वो कुछ लंबाई में कम होता है। लंबाई में कम मतलब छोटे छोटे नदी होते हैं, और छिछली होती है। छिछली का मतलब होता है छोटा होता है, कम होता है उसका लंबाई। समझ रहे नहीं? आगे चलेंगे भैया, आगे देखेंगे पॉइंट का। आगे देखिए, कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में नदियां फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय, कुछ भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है ना। अभी याद कीजिए, जस्ट बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत में जितने अधिकांश नदियां हैं वो सब किधर की ओर बहते हैं, पूरब से पश्चिम की दिशा में, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ भी बहती है ना। कुछ नदी अरब सागर में गिरते हैं और अधिकांश नदियां कहां गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर, कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो अभी बताया कि नर्मदा, ताप्ती, है ना, ये सब नदी कहां गिरती है, अरब सागर में। आइए, कहता है कब वो आगे देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर देखें। कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब नदी के अंतर्गत आते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। कोई दिक्कत? कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है, नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। इतना लेट कैसे हो गई, इतना अच्छा से पढ़ लेते हो। आइए, पहला पॉइंट कौन सी है, नर्मदा द्रोणी यानी नर्मदा नदी। क्लियर, तो मेरे को नर्मदा नदी क्या बताते हैं कि नर्मदा नदी उद्गम मतलब कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है, उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी, है ना। उसी पहाड़ी से निकलता है। कौन नर्मदा नदी। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। कौन नदी? भ्रंश घाटी से बहती है। समुद्र तक
क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। यानी दर्शनीय स्थल का मतलब होता है कि आसपास ऐसा ऐसा लोग बना दिए हैं देखने योग्य कि लोग इसका दर्शन करने भी आते हैं। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गौर से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है ना। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनल है? तो भैया यमुना नदी पर बनल है। क्लियर भाव। आगे देखिए कहता है इसकी सहायक नदियां कौन कौन है। नर्मदा की सहायक नदियों में कौन कौन आता है भैया? देखिए कहता है कि नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी छोटी हैं। कौन कौन आते हैं? कौन कौन आते हैं? जो समकोण पे भी काटती है कौन कौन आते हैं इसमें भी है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात से कुछ भागों में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है ना। आगे चलिए, अगला टॉपिक होती है ताप्ती नदी। कौन नदी? अगला कुछ है भैया, अगला टॉपिक नाम क्या है? ताप्ती नदी, है ना। तो मेरे भी ताप्ती नदी कहां से निकलती है? अभी मध्य प्रदेश की एक जगह है बैतूल जिला। कौन जिला? बैतूल, है ना। बैतूल जिला में पहाड़ी जिसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन पहाड़ी होगा? सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलता है कौन? ताप्ती नदी। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही कम है। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में बहता है। कोई दिक्कत? आगे कहते हैं कि अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच एक का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। आगे कहता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत का पूजा तथा पेरियार है ना। पश्चिम की ओर बहने वाली यानी कि पूरब से कहने बात है भैया, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन नदी है? साबरमती, माही, पूजा, ताप्ती, नर्मदा, ये सब नदी कहाँ बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर। क्लियर? आगे देखेंगे बउआ, आगे टॉपिक नाम कुछ है। अब सुनिए, ताप्ती नदी कहने गिरता है तो अरब सागर में, कहने गिरता होगा तो अरब सागर, नर्मदा और ताप्ती, और ये भी साबरमती, माही, पूजा, इस नदी के नाम है। आगे आइए बउआ, लिखा है कोई टॉपिक नाम गोदावरी नदी। कौन नदी बउआ? गोदावरी नदी। ये कौन सी है? गोदावरी नदी। देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ? तो दक्षिण भारत में। क्लियर? आइए, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है ना। तो मेरे मित्र, गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। आया कोची का प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा। बिल्कुल सही बात है, प्रायद्वीपीय भारत में अपवाह तंत्र सबसे अधिक किसका है? तो किसका है? गोदावरी नदी। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? गोदावरी है। तो अपवाह क्षेत्र भी इसी का न होगा दक्षिण भारत में। मगर उत्तर भारत में किसका अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। आगे मेरे मित्र चलेंगे, हमने क्वेश्चन क्या किया? क्वेश्चन यही ना किया कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी, तो इसका अपवाह क्षेत्र ज्यादा होगा। अब उत्तर भारत में सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र कौन है? कौन सा नदी? आप हमें कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। देखिए, कम से कम 10-12 क्वेश्चन हमने कर लिया। देखते हैं कितने लोग आपको कमेंट में कौन से बताते हैं। आगे ये कहता है कि इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मतलब इसका नदी कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र नदी द्रोणी केवल 50% भाग मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में बहता है और जाके लास्ट में कहाँ गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। क्लियर? इसकी सहायक नदी में कौन कौन है भैया? इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी, वर्धा नदी, है ना, मंजारा नदी, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब नदी है। प्राणहिता, है ना, इसमें सब बहता है मेरे मित्र, सब इसमें आके मिल जाती है। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत ही बड़ी नदी है ना। कौन कौन? मंजारा, पेनगंगा, बेनगंगा, पेनगंगा, ये सब नदी कहाँ के मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। क्लियर? थोड़ा सा लंबा लंबा नदी है। क्लियर? आगे आएंगे होगा। आगे क्या कहता है कि बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी। क्लियर? तो दक्षिण गंगा का क्वेश्चन पूछे, दक्षिण गंगा किससे कहा जाता है, या दक्षिण भारत के गंगा किससे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। क्लियर? आगे का टॉपिक नाम क्या होगा? महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 860 किलोमीटर है। क्लियर? महानदी की कुल लंबाई कितना है? 860 किलोमीटर है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे, इसकी अपवाह
इसके अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में प्रवाहित होता है। मैंने कह सकता है कि यह नदी कहाँ कहाँ महाराष्ट्र में बहती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ये सब राज्य में बहते हैं। आगे कृष्णा नदी, कौन नदी होगा? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर की बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? यह भी नदी कहाँ गिरती है? कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी को तुंगभद्रा नदी है ना। तुंगभद्रा नदी कहाँ है? हमको कमेंट में बताइएगा। तुंगभद्रा नदी कहाँ है? हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। कोयना नदी, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ठीक है, इसकी कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। क्लियर? अगला टॉपिक है कुछ ये आज का आखिरी टॉपिक है मेरे भी, आज का आखिरी टॉपिक है मेरे भी। समय खत्म होने के कारण मैं लास्ट में जल्दी पढ़ा दिया, मैं भी क्षमा चाहता हूँ। आगे कहता है दोस्तों कावेरी नदी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी, ये सभी कावेरी नदी के प्रमुख कुछ है सहायक नदियां हैं। आगे कहता है इसकी द्रोणी तमिलनाडु में फैला हुआ है, केरल में फैला हुआ है तथा कर्नाटक में फैला हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत मेरे दोस्त? आज यही रहने देते हैं। इसके बाद झील चैप्टर है मेरे मित्र। थोड़ा सा लास्ट में मैं जल्दी पढ़ा दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे मित्र। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात हमें तब होगी जब इसका जितने भी क्वेश्चन जो मैं पूछा हूँ आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। लपेट लीजिए।